क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मेंट बाय सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास में संवेदनशील अवधि से हमारा क्या मतलब है। मतलब संवेदनशील अवधि हम कहेंगे किसको, यानी जो सेंसिटिव पीरियड है हम उसको मतलब क्यों सेंसिटिव कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, या क्रिटिकल पीरियड भी यहाँ पे लिखा जा सकता था सेंसिटिव की जगह। आज हम शाम वाली क्लास में जो करियर पे हो रही थी उसमें भी हमने इस पर बात की थी, एडोलेसेंस में हम बात कर रहे थे कि क्रिटिकल पीरियड है, या जब हम अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि भाई सेंसिटिव पीरियड है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट या क्रिटिकल पीरियड है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो उसका क्या मतलब होता है ये यहाँ पे पूछा है सिंपल कि सेंसिटिव, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिव पीरियड और समथिंग। तो देखना यहाँ पे बी ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं, 52% लोग। चलिए समझते हैं सेंसिटिव पीरियड से क्या मतलब है हमारा बाल विकास में। पहला है ऑप्शन पीरियड कंसर्निंग आर रैपिड एडवांसेस ओनली इन कॉग्निशन एंड लर्निंग, यानी वो अवधि, वो पीरियड जहां पे सिर्फ हमारे कॉग्निशन यानी संज्ञान, हमारे दिमाग का विकास होता है और हमारी भाषा का, या हम कुछ सीख रहे होते हैं। तो सेंसिटिव पीरियड किसी भी चीज के लिए हो सकता है, जो आपके चारों प्रकार हैं पीसीएसई, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इनमें से किसी के लिए भी या चारों के लिए भी सेंसिटिव पीरियड हो सकता है। बेसिकली सेंसिटिव पीरियड का मतलब है वो पीरियड, वो विंडो या वो टाइम पीरियड जहां पे आप किसी चीज को सीखने के लिए आप में क्षमता ज्यादा है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो आपका सोशलाइजेशन हो, चाहे वो आपकी फिजिकल ग्रोथ हो। बोलते हैं ना हम, एक बच्चा है जो एडोलेसेंस में, जैसे मेरा भाई ही है, तो टीनेज में अगर कोई बच्चा है तो हमें पता है भाई इस उम्र में हाइट अच्छी बढ़ती है ना, तो हम क्या कहेंगे कि खाओ पियो अच्छे से ताकि शरीर बन जाए अभी से, मतलब अच्छे से। आपको हमारे पेरेंट्स भी यही कहते हुए हैं कि भाई आगे तक काम देगा आज का खाया हुआ एंड ऑल। क्यों? क्योंकि वो क्या है, सेंसिटिव पीरियड है। किसके लिए? फिजिकल चेंजेस भी बहुत तेजी से हो रहे हैं एडोलेसेंस में, और आपके इमोशनल, साइकोलॉजिकल सारे प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं। तो सेंसिटिव पीरियड मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सेंसिटिव पीरियड क्या है, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, जहां पे कोई चीज रैपिडली हो सकती है, वो सेंसिटिव पीरियड कह रहे हैं हम, है ना। या रैपिडली खराब भी हो सकती है और अच्छी भी बन सकती है, माहौल चाहिए होगा अच्छा, है ना। तो सेंसिटिव पीरियड का मतलब या क्रिटिकल पीरियड का मतलब है कि वो एक इंपॉर्टेंट पीरियड है जहां पर अगर सब कुछ ऑप्टिमम रहा तो विकास अच्छे से होगा, ठीक है ना। तो सेंसिटिव पीरियड लिखा हो चाहे क्रिटिकल पीरियड लिखा हो, हम समझ जाएंगे कि ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज, यानी विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त अवधि कह सकते हैं हम, कि वो टाइम पीरियड है कि अलग अलग जो स्पेसिफिक सेंसिटिव पीरियड होगा जिस पर्टिकुलर स्किल के लिए या एबिलिटी के लिए, उसमें अगर हम माहौल दें, अच्छे से चीजें दें, तो वो बहुत तेजी से उस चीज की जो वो एबिलिटी है वो ग्रो हो पाएगी। जैसे लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव पीरियड क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, फास्टेस्ट पीरियड है, सबसे तेजी से भाषा विकास 2 से 6 वर्ष के बीच में होगा। इसी तरह से हम कह रहे हैं इन्फेंसी में जो है ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, फिजिकल ग्रोथ, या एडोलेसेंस में बहुत तेजी से हो रही है। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सेंसिटिव पीरियड हो सकते हैं। जबकि आप जितनी आसानी से भाषा आप 2 से 6 वर्ष का बच्चा सीख जाएगा, उतनी आसानी से 26 साल का इंसान लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्टिमल पीरियड था, जो सर्वोत्तम उपयुक्त पीरियड था, वो था अर्ली चाइल्डहुड या चाइल्डहुड भाषा विकास के लिए, है ना। चलिए खैर सी ऑप्शन देखते हैं, पीरियड इन विच डेवलपमेंट ऑफ ओनली लैंग्वेज कैन बी एक्सेलरेटेड। सिर्फ लैंग्वेज के बारे में नहीं है ये, किसी भी एक स्पेसिफिक एबिलिटी के बारे में, किसी भी डेवलपमेंट के प्रकार के बारे में हो सकता है। डी ऑप्शन पे आते हैं, पीरियड एट विच फिजिकल ग्रोथ इज एट इट्स पीक। अगेन किसी एक टाइप पे नहीं स्टिक करना, सेंसिटिव पीरियड है, किसी भी एबिलिटी के बारे में यूज हो सकता है। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या है यहां तक, बताइएगा एक बार। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट, यानी विकास के स्रोतपदोन्मुखी या फिर सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत से हमारा क्या मतलब है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, यानी विकास की जो दिशा है वो सर से पैर की ओर जाती है, हेड टू टो, ठीक है जी, हेड टू टो। तो विकास सिर से पैर तक होता है। सेफेलोकॉर्डल, सेफेल का मतलब ये खोपड़ी, तो खोपड़ी से पैर के अंगूठे तक जाएगा विकास। पहले बच्चा सर संभालना सीखेगा, गर्दन संभालना सीखेगा, फिर ये वाला पोर्शन, फिर टांगों पे कंट्रोल आएगा तो वो खड़े होना सीखेगा, लेग्स को जो है अपना बैलेंस करके, फिर पैरों पे कंट्रोल जाएगा। तो हेड टू टोल या लॉन्गिट्यूडिनल, लंबवत भी कह देते हैं इसको। विकास सिर से पैर तक होता है। ये हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जब पढ़ रहे थे बैच में, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो ये बात हम कर चुके हैं सैकड़ों बार, ठीक है जी। तो ये एक बेसिक बात हो गई। सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, केंद्र से सीमाओं की ओर प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाता है ना। सेफेल का मतलब ये खोपड़ी यानी सर से पैर की ओर, हेड टू टो। तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे टो टू हेड कुछ नहीं होता, पैर के अंगूठे से उल्टा थोड़ी चलेगा, दिशा ही नहीं है ये तो कोई। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर ये दोनों आते हैं, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये एक्सट्रीमिटीज टू सेंटर कुछ नहीं होता। तो सिंपल बात, ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा इसको टेस्ट की तरह लेना है आज। थॉट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी विचार किस काल में अमूर्त एवं आदर्शवादी हो जाता है। यानी एक आइडियलिस्ट, एक आइडियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कोई आइडियलिज्म में विश्वास विचार का, यानी जो थॉट है जिसमें हम हीरो वर्शिप की भी बात कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट होने की, यानी अमूर्त होने की, अमूर्त मतलब जो चीजें हमारे सामने नहीं उसके बारे में भी हम सोच पा रहे हैं, वो कब हो पाएगा? वो हो पाएगा एडोलेसेंस में। क्योंकि जैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखा आ जाए ना विचार के बारे में, अमूर्त यानी ये क्या कॉन्क्रीट है, इसको टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। लेकिन अमूर्त के केस में जरूरी नहीं है कि आप टच और फील, मतलब टच ही कर पाए, फील तो आप कर पाएंगे, सोच भी पाएंगे। कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, जैसे जेंडर बायसनेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैं आपको हाथ में लेके दिखा दूं, देखो ये जेंडर बायसनेस है, अंटिल अनलेस मैं एक पिक्चर ना दिखाऊं आपको, वहां से फिर भी कुछ हद तक उसको कॉन्क्रीट रूप में समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो एडोलेसेंस इज द राइट
ऑप्शन ओवर हियर। 12 से 18 वर्ष और WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष की अवधि को हम क्या कहेंगे भाई? एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था कहेंगे। आइडेंटिटी क्राइसिस होता है इसी में। ये एज है, पीरियड ऑफ रिवोल्ट है, ट्रांजिशनल पीरियड है, ब्रिज पीरियड है ना, वोकेशनल एंग्जाइटी, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सारे इसके गुण हैं या दुर्गुण कह लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए खैर, तो थॉट आइडियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट होगा। इन्फेंसी की अगर हम बात करें तो जन्म से 2 वर्ष का काल है, सेंसस के थ्रू बच्चा सीखेगा। 3 से 6 या 2 से 6 मानते हैं यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड को, 6 से 12 हम लेटर चाइल्डहुड को। ये मिडिल चाइल्डहुड भी सेम ही, अगर लेटर ना लिखा हो तो समझ जाओ मिडिल चाइल्डहुड वाली एज वही काम करेगी जो लेटर चाइल्डहुड में काम करती है, ठीक है ना। चलिए खैर, किशोरावस्था था इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा। रीअरेंजिंग स्कीमास linking them with other schemas to create a strongly interconnected cognitive system in Piaget's theory is referred to as। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पियाजे के सिद्धांत में एक दृढ़ता से परस्पर जुड़े संज्ञानात्मक प्रणाली बनाने के लिए स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें अन्य स्कीमा के साथ जोड़ना। देखिए इसमें एक वर्ड पूरा घुमा सकता है, अन्य स्कीमा के साथ जोड़ना, फिर से व्यवस्थित करना। तो एक बार को जो है आ सकता था, कहीं ना कहीं हम कहते भाई लिंक कर रहे हैं, लेकिन ये स्कीमा को लिंक करने की बात हो रही है। किसी स्कीमा को ठीक करना, नया स्कीमा बनाना, रीअरेंज कर रहे होते हम या फिर एडजस्ट कर रहे होते, तब हम कहते थे कि एकोमोडेट कर रहे हैं। बट आपस में स्कीमास को जोड़ना वो ऑर्गेनाइजेशन का काम है। और ये मैं आपके साथ हमेशा डिस्कस करती हूं, जब भी हम पियाजे डिस्कस करते हैं प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज भी कोई बैच में बोल रहा था ना, इतने डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, इतने डिटेल में इतने स्लो इसलिए चल रहे हैं ताकि मुश्किल क्वेश्चन अगर इस तरह का आए, ये मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, लेकिन जिसने पढ़ा नहीं है ठीक से उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो संगठन भाई 2 प्रोसेसेस है ना, हमने इक्विलिब्रियम में समझा था कि एक तो हो जाती है आपकी अडेप्टेशन की प्रोसेस जिसमें आप एसिमिलेशन और एकोमोडेशन पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ है ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी स्कीमा है, स्कीमा क्या है, हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन के पैकेट्स हैं या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के बॉक्सेस बने हुए हैं एक तरह से, है ना। अब एक स्कीमा मान लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में है, दूसरा कुछ ईवीएस के सिलेबस के बारे में है, सीटेट की मैं बात कर रही हूं यहाँ पे, चौथा किसी और चीज के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में है। अब ये सारे स्कीमा इंटरकनेक्टेड भी तो होते हैं, तो इनको इंटरकनेक्ट करने का मतलब है आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे घर में अलमीरा में आप सामान को ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसे दिमाग में आप स्कीमा को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि मल्टीपल स्कीमा आपके ब्रेन में होंगे। तो ये एकोमोडेशन इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि सिर्फ पुराने स्कीमा को चेंज करने की बात नहीं हुई है, स्कीमास को क्या करने की बात हुई है, ऑर्गेनाइज करने की बात हुई है। एसिमुलेट होता है कि ऐड किया आपने कोई नया स्कीमा, कुछ नया ऐड किया। मैचुरेशन होता है टाइम के साथ आपके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का अनफोल्ड होना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, ये क्या कहता है भाई, देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चिल्ड्रन इन डैश स्टेज कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मेंटली बट द प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स हैव टू बी रिलेटेड टू मटेरियल्स एंड नॉट सिंबल्स। यानी बच्चे खुद से समस्या का समाधान इस अवस्था में, इस स्टेज में निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ मटेरियल से रिलेटेड होनी चाहिए, ना कि सिर्फ सिंबल्स से, है ना। सिंबल क्या होता है, ABCD 2 + 2 4, ये सब सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं हम। सिंबॉलिक स्टेज कौन सी है, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल एज क्या होती है, 2 से 7। लेकिन इन्होंने कह दिया कि समस्याएं कैसी होनी चाहिए, सामग्री से संबंधित, मटेरियल से संबंधित, मटेरियल जिसको छुआ जा सके, देखा जा सके, प्रतीकों से संबंधित नहीं। प्रतीकों की अवस्था फिर 2 से 7 होती है, तो ये होगी नहीं। मटेरियल की अवस्था जस्ट प्रतीक के बाद है, यानी सिंबॉलिक स्टेज के बाद क्या आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल को सिंबॉलिक बोलते हैं, इसके जस्ट बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आएगा, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात हुई है। कि आपको एक क्यूब दे दिया गया, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो रूबिक क्यूब या कुछ तो बोलते हैं ना, जिसमें हाँ रूबिक ही बोलते हैं ठीक। तो उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, लोग उसको अरेंज कर रहे होते हैं, वो क्या एक मटेरियलिस्टिक या कॉन्क्रीट प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई एक तरह की, जहां पे मटेरियल आपके सामने है, आप उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक। तो सिर्फ सिंबल्स में बात नहीं हो रही है, ठीक है जी। तो फॉर्मल ऑपरेशनल में तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट पूछेगा, सेंसरी मोटर में आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस आना, और ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 says सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट कंसिडर द चाइल्ड एज। सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकार बच्चे को इस प्रकार से मानते हैं, किस प्रकार से मानते हैं, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी वाइगॉस्की की बात हो रही है, कल ही हमने इस पर चर्चा की थी, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए थे 32-33। तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी जो समाज में नॉलेज के कंस्ट्रक्शन की बात करे, कि हम समाज में या ग्रुप में या क्लास में एक्टिवली ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के कोऑपरेशन के माध्यम से, कोलैबोरेशन के माध्यम से, यानी सहयोग के माध्यम से। तो ये क्या है, पियाजे नहीं है, वाइगॉस्की है, क्योंकि रेडिकल नहीं लिखा। अगर सोशियो की जगह रेडिकल लिखा होता तो पियाजे हो जाते। तो यहाँ पे ब्लैंक स्लेट तो देखो बिहेवियरिस्टिक, व्यवहारवादी लोग कहते हैं, रचनावादी कभी भी ये नहीं कहेंगे कि बच्चा खाली बर्तन है उसमें कुछ भी भर दो। वो जॉन लॉक कह रहे हैं जो बिहेवियरिस्टिक थॉट है, ठीक है ना। पैसिव एसिमेंट, बच्चा कभी पैसिव नहीं हो सकता कंस्ट्रक्टिविज्म में, ये हमें ध्यान रखना है, ना पियाजे मानेंगे ना वाइगॉस्की मानेंगे। बच्चा एक्टिव है, एक्टिव बीइंग्स इन्वॉल्वड इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज, यानी बच्चे क्या है, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय जीव हैं। यानी बच्चा जिस ऑप्शन में एक्टिव है 99% चांस है कि वही ऑप्शन सही है। तो सबसे ज्यादा यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। एक तो पता नहीं आज दिमाग सिंक नहीं कर पा रहा है, आगे पीछे चल रहा है। देखिएगा मिनिएचर एडल्ट्स, मिनिएचर एडल्ट्स यानी जस्ट बड़ों का छोटा रूप। भाई बच्चा अपने आप में एक इंडिविजुअल है, वो किसी का छोटा रूप नहीं है, कोई फोटोकॉपी थोड़ी है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा, ये आसान सवाल है, इसमें समय हम आपको कम देंगे। एनकरेजिंग डायलॉग, डायलॉग मतलब डिस्कशन, संवाद, बातचीत अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग आर एग्जांपल्स ऑफ, यानी हम बातचीत को बढ़ावा दे रहे हैं और स्कैफोल्डिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। स्कैफोल्डिंग क्या है, जहां अटके बच्चा वहां उसको मदद देना, हिंट देना, क्यू देना, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देना, टेम्परेरी हेल्प देना।
ठीक है, इस पर हमने बहुत चर्चा की थी कल। क्रिएटिंग, इससे क्या होता है, एग्जांपल्स ऑफ किस चीज के एग्जांपल लेंगे? अगर आप स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं, आप डायलॉग करके बातचीत से समस्या का निदान ढूंढ रहे हैं, तो आप एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप कंडीशनिंग कर रहे हैं। नहीं, बच्चा एक्टिव है, कंडीशनिंग की कुछ जरूरत ही नहीं है। कंडीशनिंग है बार बार रिपीट करके दिमाग में बैठा दिया आपने, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं, गुड, वेरी गुड, शाबाश, ये सब चीजें होती हैं जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाएंगी। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्रिएटिंग अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिएगा, खैर आगे बढ़ते हैं, इसमें होपफुली आपने गलती नहीं की होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हु प्रपोज्ड दैट knowledge is constructed in a zone between what the child knows and what she is capable of knowing with support। मतलब जो बच्चा जानता है, ये है जो वो जानता है ना, नोज, और ये है वो जान सकता है, इन दोनों के बीच में नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है। यानी जो आप जानते हैं और जो जानने की क्षमता रखते हैं, दोनों के बीच के अंतर को हम क्या कह रहे हैं, ZPD कह रहे हैं। और इसकी बात किसने की है? लेव वाइगोस्की ने की है। आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, विच ऑफ दीज सिचुएशंस इज इलस्ट्रेटिव ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। कौन सा एक ऑप्शन है जो ये दर्शाता है कि ये जो क्लासरूम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, जहां बच्चा केंद्र में है ना? तो फटाफट से देखेंगे। पहला ऑप्शन है, अ क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड द टीचर टेक्स टर्न्स टू गो टू ईच ग्रुप। देखिए सिंपल फंडा है, बच्चे सेंटर में, इसका मतलब बच्चे एक्टिव होंगे। जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव मिलेगा वो वैसे भी हमारा 99% जो है ऑप्शन सही हो जाता है, अगर बच्चा एक्टिव है तो, है ना? तो क्वालिटी इंक्रीज कर लो अगर किसी को बफरिंग का सामना करना पड़ रहा है तो। देखो एक बार, ए ऑप्शन 89% लोग कह रहे हैं, अ क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड द टीचर टेक्स टर्न्स टू गो टू ईच ग्रुप। एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे होते हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, टीचर क्या होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में? मोबाइल मतलब जैसे मोबाइल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, वैसे ही टीचर भी एक से दूसरी जगह मूव कर सकता है। ऐसा नहीं एक जगह फिक्स हो गया और वहीं से चौक फेंक के मारेगा, मतलब एक एग्जांपल है। तो टीचर एक्टिव, बच्चा एक्टिव, दोनों एक्टिव है ना? टीचर मोबाइल है और फर्नीचर मूवेबल है, कल हमने बात की थी, उल्टा नहीं है। A class in which the behavior of students is governed by the reward। देखिए रिवॉर्ड पनिशमेंट का सिस्टम हम आज की डेट में नहीं मानते, कंस्ट्रक्टिविज्म में तो बिल्कुल नहीं मानते। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में उतना फर्क नहीं पड़ता रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से। बच्चे क्यूरियस हैं, जिज्ञासु हैं, खुद से सीखना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट ढूंढिए, बजाय कि उनको रिवॉर्ड पनिशमेंट बहुत ज्यादा देने के। A class in which the teacher dictates and the students are asked to memorize। देखिए रट्टे लगाना, ये मेमोराइज वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव हो जाता है कि आप बच्चे को 2 एकम 2 2 दूनी 4 याद करवा रहे हैं। A class in which the students do whatever they want while the teacher watches them silently। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये नहीं है कि टीचर का कोई रोल ही नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में बच्चे भी एक्टिव होते हैं और टीचर भी एक्टिव होता है, दोनों एक्टिव होते हैं, है ना? जहां बच्चों को जरूरत है वहां टीचर मिलेगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा फटाफट से, इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। The idea of ideal reciprocity as exhibited in the golden rule is the key characteristic of which stage of moral development according to Kohlberg। यानी गोल्डन रूल के अनुसार आदर्श पारस्परिकता का विचार कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? देखिए रेसिप्रोसिटी की बात हो रही है ना? द आइडिया ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी। आइडियल रेसिप्रोसिटी क्या है? आदर्श रूप। अच्छा मैं बता दूंगी तो फिर आप जवाब सही दे देंगे, खुद से कोशिश करिए एक बार इसकी, और इसको डिटेल में भी समझेंगे। बताइएगा एक बार। जी पूजा, धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन 43% लोग कह रहे हैं, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। बिल्कुल, आइडियल रेसिप्रोसिटी का मतलब है मेरे माँ बाप खुश होंगे यदि मैं ये करूंगा, मतलब कुछ ना कुछ तो ट्रांजैक्शन चल रही है, ठीक है ना? ये गोल्डन रूल है यहाँ पे कि आपको प्लीज करने के लिए कोई एक्टिविटी करनी है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको इस बार इस गोल्डन रूल पे अलग से चर्चा करेंगे हम लोग, अलग अलग स्टेज में अलग अलग बातें इसके बारे में कही गई हैं, ठीक है? तो रेसिप्रोसिटी क्योंकि टिट फॉर टैट का तो ऑप्शन नहीं है, वैसे भी आप अगर सब कुछ छोड़ दें टिट फॉर टैट का ऑप्शन नहीं है। जो सेकंड स्टेज होती है म्यूचुअल एक्सचेंज की, कि यू स्क्रैच माय बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, ठीक है ना? कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब वो कहीं ना कहीं एक तरह से वो वैसे ही वर्क करता है, हालांकि वो एक डिफरेंट चीज है, बट कि भाई तुम मेरे को एक बच्चा है जो लंच नहीं लेके आया तो वो दूसरे बच्चे से मांग रहा है कि कल मैंने भी तो तुमको लंच खिलाया था, तो वो टिट फॉर टैट वाली स्टेज का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास यही बच जाता है, गुड बाय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इंटेलिजेंस इज डैश अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। यानी बुद्धि गार्डनर के अनुसार क्या है? अब पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, यानी व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है, नेगेटिव चेंज है व्यवहार में। देखिए पॉजिटिव चेंज नेगेटिव चेंज ये सब लर्निंग के अराउंड तो समझ में आता है। बुद्धि इंटेलिजेंस जो है वो भी हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है। क्या है? सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज है, यानी कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है कि कोई पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, कोई मैथ्स में अच्छा हो सकता है, कोई गाने में अच्छा हो सकता है, म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई सोचने में अच्छा हो सकता है, इंट्रापर्सनल स्किल्स हैं, खुद को समझने में अच्छा हो सकता है ना? तो ये क्या सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है। मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है कि बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं, आईक्यू से मत मापिए उसको, ऐसा हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ओरिजिनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की क्षमता बुद्धि है, वो क्रिएटिविटी कहलाती है, ठीक है जी, जिसमें कुछ हद तक बुद्धि का योगदान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार, क्या कहता है फटाफट से जवाब दीजिएगा। अजर्शन और रीजनिंग वाला आपका फेवरेट सवाल है। अजर्शन यानी एक कथन है और रीजन है। आपको सिंपल स्टेप पता है, पहले पता करना है कि क्या ये सही है, फिर देखना है ये रीजन सही है, क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है। अगर ये सही नहीं है ये भी सही नहीं है
तो फिर सिंपल है, या एक सही है दूसरा सही नहीं है, तो सिंपल है फिर थर्ड आपको चेक ही नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कथन क्या है, टीचर शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, पेडागोजी एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट। ये हमने कल भी बात की थी, हमें स्टैंडर्डाइज यानी मानकीकृत जो सबके लिए एक जैसे होते हैं वो मेथड्स फॉलो नहीं करने, सेम फॉर ऑल। हमें डिफरेंशिएटेड चाहिए, हमें बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो तरीकों में भी इंडिविजुअल डिफरेंस चाहिए, तो ये तो बात ही गलत हो गई। एजुकेशनल सिस्टम्स शुड इग्नोर एंड डिसमिस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द चिल्ड्रन। तो क्या रोबोट मान लें? एजुकेशनल सिस्टम को बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर कर देना चाहिए कि सारे बच्चे एक तरीके से नहीं सीख सकते, कोई देख के सीखेगा, कोई सुन के सीखेगा, किसी का इंटरेस्ट किसी चीज में होगा, किसी का एप्टीट्यूड किसी चीज में होगा, कोई मैथ्स में अच्छा होगा, कोई ड्राइंग में अच्छा होगा, कोई पेंटिंग में अच्छा होगा। तो ये क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान ही मत रखो, तो रोबोट बना दे उनको, फिर सब एक जैसे हो जाएंगे, चिट्टी बन जाएंगे। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स। डी ऑप्शन 74% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 13, एनकरेजिंग गर्ल्स टू टेक अप लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स एंड डिस्करेजिंग देम टू टेक अप मैथमेटिक्स एंड साइंस इज एन एग्जांपल ऑफ। यानी लड़कियों को साइंस और मैथमेटिक्स लेने से मना करना या हतोत्साहित करना, या और उनको कहना कि तुम ह्यूमैनिटीज पढ़ो, तुम आर्ट्स पढ़ो, तुम लैंग्वेज पढ़ो, तुम मैथ्स मत पढ़ो, मैथ्स लड़कों के लिए छोड़ दो, ये क्या है बताइए फटाफट से। वेरी गुड कंचन, चलिए जवाब दीजिए। सी ऑप्शन 81% लोग, 78% लोग कह रहे हैं बिल्कुल। ये जेंडर इक्विटी है। इक्विटी होता है नीड के अनुसार, नीड के अनुसार किस चीज पे फोकस करना, जिस जेंडर को नीड, जिस जहां पे जिस चीज के लिए नीड है उस चीज का ध्यान रखना। जैसे इक्विटी क्या है, मेट्रो ट्रेन में या नॉर्मल ट्रेन में हम क्या कह रहे हैं, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर रहे हैं या एक डिफरेंट कोच बना दिया, वो नीड के अनुसार है ना, कि उनकी बायोलॉजिकल कोई और समस्या हो सकती है या फिर और बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, छेड़छाड़ के मामले और दुनिया भर की चीजें, तो हमने वुमेन के लिए अलग से एक कोच बना दिया, ये इक्विटी है ना। कोई ये कहे कि भाई लड़कियों को पढ़ाओ, उनको मौका दो, उनको इंडिपेंडेंट बनाओ, ये क्या है, इक्विटी के बेस पे है। अब यहाँ पे आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, आप कोई वुमेन एम्पावरमेंट की स्पीच देखेंगे और उस पर 4 कमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। आज ही मेरे सामने कोई तो एक छोटा सा शॉर्ट आया था कि कोई भाई साहब थे, कोई महाशय थे जो कह रहे थे भाई लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाओ एंड ऑल, उस पर 36 कमेंट लिखे हुए हैं, पता नहीं कितने कमेंट्स, कि आप लड़कों के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं ऐसा। तो लड़कों के लिए तो यहाँ पे ये इक्विटी बेस्ड बात हुई कि भाई लड़कों का तो सबसे पहला ये नहीं कमाओगे तो भाई क्या होगा, नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी, शादी नहीं होगी, फलाना नहीं होगा। लड़कियों के केस में ऐसा नहीं है। लड़कियों के केस में ज्यादातर केस में ऐसा होता है, आज तक भी है, जो बड़ी समस्या रही है समाज में, कि हम नौकरी से ज्यादा, उनके इंडिपेंडेंस से ज्यादा सीधा शादी पे फोकस है ना। तो इसलिए लड़कियों की नीड को या समाज में जो चीज चली आ रही है उस चीज को समझते हुए वो भाषण दिया जा रहा था। और बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा जा रहा है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाते माँ बाप, और अगर 2 बच्चे हैं घर में तो, और अगर दोनों में से एक को ही प्राइवेट स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं तो लड़कों को पढ़ाते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। ये सब समस्याएं ज्यादा रही हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, उनको जरूरत नहीं है, बट किसको एम्पावरमेंट की जरूरत है ये इक्विटी निर्धारित करती है। जैसे जो रिजर्वेशन है कास्ट के बेस पे या इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे, वो इक्विटी पे आधारित है। तो इक्विटी तो अच्छी चीज हुई है ना, इक्वालिटी ये हुई नहीं, दोनों के बारे में बात करो जी आप। और इक्विटी है जिसकी जरूरत है, जिस चीज की नीड है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो जो आपका पूरा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इक्विटी के प्रिंसिपल पे आधारित है। जो समावेशी शिक्षा है वो इक्विटी के प्रिंसिपल पे आधारित है कि अगर एक बच्चा है जो चल नहीं पाता तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि तुम व्हीलचेयर से आते हो, हमने तो सीढ़ियां बनाई हुई हैं, अपने आप देख लो कैसे आओगे चढ़ के, सबके लिए इक्वल है हमारे यहाँ। तो ये क्या है, ये बेवकूफी है, ये इक्वालिटी हुई। इक्वालिटी हर जगह काम नहीं करती, यहाँ पे इक्विटी जरूरी है कि आपने स्कूल में रैंप बनाए, है ना, हर बच्चे की नीड को समझना, इक्विटी हो जाएगी। जेंडर कॉन्स्टेंसी होती है कि बच्चा जब समझने लगता है कि भाई जैसे मैं कपड़े बदल सकता हूं वैसे मैं जेंडर नहीं बदल सकता, वो अलग कहानी है, यहाँ पे वो बात तो हो ही नहीं रही। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जी बिल्कुल, ये क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग भी है, लिंग भेदभाव है। अब स्टीरियोटाइपिंग और डिस्क्रिमिनेशन में क्या अंतर है? देखिए, स्टीरियोटाइपिंग है कि जो चला आ रहा है सदियों से समाज में, कोई कुप्रथा है या डिस्क्रिमिनेशन है। स्टीरियोटाइपिंग में ज्यादातर डिस्क्रिमिनेशन होता ही है किसी न किसी के प्रति, भेदभाव किसी के भी प्रति हो सकता है। स्टीरियोटाइपिंग जो समाज में पहले से चला आ रहा है, तो ये स्टीरियोटाइपिंग, ये स्टीरियोटाइप भी है एक कि लड़कियों को आर्ट्स दिलवाओ, मैथ्स क्यों दिलवा रहे हो, और ये एक डिस्क्रिमिनेशन भी है क्योंकि स्टीरियोटाइप में डिस्क्रिमिनेशन अपने आप ही होगा, है ना। तो स्टीरियोटाइप वो चीज, कोई भी कुप्रथा है, कुछ भी इस तरह का जो चला आ रहा है कि लड़के रो नहीं सकते, ये भी एक स्टीरियोटाइप है। तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उस केस में। तो स्टीरियोटाइप में डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। तो स्टीरियोटाइपिंग का यहाँ ऑप्शन नहीं था, तो सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है। नहीं तो ये स्टीरियोटाइप का भी उदाहरण है, दोनों भी हो सकते हैं अगर ऑप्शन में बोथ दिया हो तो, ठीक है ना। एम्पावरमेंट तो ये कहीं से नहीं है, ठीक। तो क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं लड़के रोते नहीं है, इसका मतलब हम लड़कों को वो मौका ही नहीं दे रहे कि उनके अंदर इमोशंस हैं, वो रो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने स्टीरियोटाइप में कहीं ना कहीं उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात कर रहे हैं, जेंडर बायस भी सेम ही बात है कि आप किसी एक तरफ झुक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट एज पर द सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि सामाजिक रचनावादी सुनते ही आपके दिमाग में वाइगॉस्की की पिक्चर बननी चाहिए, ठीक है जी। तो अगर हम कहें कि सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है, भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक रचनावादी, वाइगॉस्की कह रहे हैं लैंग्वेज इज द बिगेस्ट टूल या फिर ग्रेटेस्ट टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमारे दिमाग की समझ के लिए भाषा एक बहुत बड़ा यंत्र है, भाषा के माध्यम से ही हम बात कर पा रहे हैं ना अभी। तो पहला ऑप्शन है लैंग्वेज डिटरमिन्स थॉट,
ऐसा कुछ भी वाइगॉस्की ने नहीं कहा। इसका ऑपोजिट कहा है पियाजे ने कि थॉट डिटरमिन्स लैंग्वेज। कल हमने इस पे बात की थी, कल का सेशन जरूर देखिएगा प्लीज। थॉट इज गवर्नड एंड डायरेक्टेड बाय लैंग्वेज। अगेन ये बात वाइगॉस्की नहीं करते। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इज बाय डायरेक्शनल। ये बात एकदम परफेक्ट है कि भाषा विचार को, विचार भाषा को, एक दूसरे को दोनों प्रभावित करते हैं। यही बात मैंने कल समझाई थी। अगर आपने क्लास नहीं ली तो आप डी ऑप्शन कह रहे हैं, है ना। लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, ऐसा वाइगॉस्की ने नहीं कहा है। उन्होंने कहा जीवन के शुरुआत में पैरेलली चलते हैं, समानांतर रूप से चलते हैं, लेकिन फिर मर्ज हो जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं थॉट और विचार, इनका रिलेशनशिप है, ठीक है ना। सी के साथ यहां पे जाएंगे, सी सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, जवाब दीजिएगा फटाफट से। क्या कहता है ये? टू एंश्योर फोकस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड। मतलब सीखने के मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल होना चाहिए? असेसमेंट फॉर लर्निंग, देखिए 3 प्रकार का असेसमेंट होता है, पहले आप जवाब दे दीजिए और मैं 2 बूंद जिंदगी की, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग में क्या अंतर है और हमसे पूछा क्या है। देखिएगा एक बार, बी ऑप्शन 66% लोग कह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे खुशी हुई आप सही जवाब दे पा रहे हैं, है ना। इस खुशी में मिठाई बंटवाइए आप अपने पूरे मोहल्ले में, ताकि वो पूछें क्या हुआ और बताइएगा मत उनको। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग पे हम फोकस करना चाहते हैं बजाय कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, क्योंकि ऑफ लर्निंग जो है वो सिर्फ हमें फाइनल रिजल्ट की बात करता है, जबकि फॉर लर्निंग हमारी लर्निंग को सुधरवाता है। तो सेल्फ असेसमेंट हाँ फॉर लर्निंग में आ जाएगा, क्या दिक्कत है? मतलब सीखने के लिए आकलन हो रहा है ना, तो इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व है, टीचर भी इन्वॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे का खुद का आकलन करना, हम 360 डिग्री आकलन की बात कर रहे हैं असेसमेंट की एनईपी में, तो उसमें बच्चे का खुद का सेल्फ असेसमेंट जो वो खुद से आकलन करे, पीयर असेसमेंट जो उसके दोस्त आकलन कर रहे हैं, और तीसरा है टीचर असेसमेंट। तीनों ही आते हैं 360 डिग्री या होलिस्टिक असेसमेंट में। पीयर असेसमेंट और क्वांटिटेटिव फीडबैक। क्वांटिटेटिव फीडबैक है मेजरमेंट, जो एक पार्ट होता है कि भाई इतना यहां पे आपकी गड़बड़ हो रही है, इतना आप अचीव कर पा रहे हैं, ये चीजें हैं, तो क्वांटिटेटिव फीडबैक इसमें शामिल है, लेकिन कंपैरिजन शामिल नहीं होगा। तो ये बात आपकी सही थी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसमें सही उत्तर है।